कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फोर्स क्या होता है, बल। तो फोर्स या बल जो है क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो बल हम लोगों ने पहला चैप्टर पहले क्या पढ़े थे कि गति क्या होता है। गति के बारे में हमने सीखा कि कोई चीज़ चलती है तो चलती रहेगी, वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती। कब करती? कोई चीज़ चल रही हो, जब हम सामने से हाथ लगा दें रुक जाती है, तो हम क्या करते हैं? हाथ लगाकर उस पर बल लगाते हैं। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, हम किक कर दें तो चलने लगती है। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आता है कि हम चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं और रुकी हुई चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ को गति में ला सकते हैं और गति करती हुई चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं। तो यहीं से परिभाषा बना ली गई कि बल वह कारक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं अथवा विराम में ला सकते हैं अथवा लाने का प्रयास कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार लाया ही जाए। हम दीवार को धक्का देना चालू करें, दीवार विस्थापित नहीं होगी। सामने से भारी भरकम ट्रक आ रहा है, हम हाथ लगा के रोकें, नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हमको ही कुचल के निकल जाएगा। ट्रेन आ रही, ट्रेन के आगे हाथ से रोकें, फोर्स बल ही तो लगा रहे हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्यों? क्योंकि उसका अलग कारण है। हम लोग पढ़ेंगे कि वो भारी है, हम हल्के हैं, कैसे उसकी इनर्शिया पर डिपेंड करेगा, कैसे उसके मोमेंटम पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना समझ में आया कि बल वह कारक है जो क्या करता है? किसी वस्तु को गति में लाता है, गति अथवा विराम में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या करता है? परिवर्तित करता है। गति में है तो विराम में ला देता है, विराम में है तो गति में ला देता है, नहीं ला पाता है तो प्रयास भी करता है। तो हम क्या कहेंगे? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, और बल कितने प्रकार का है पढ़ेंगे। तो हम लोग बल पहले हम यहाँ पे केवल इसमें काम चलाने के लिए दो पढ़ रहे हैं। एक हम पढ़ेंगे संतुलित बल। कौन सा पढ़ेंगे? संतुलित बल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल, इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो, संतुलित बल वह कि जिसमर मान लीजिए ये मार्कर स्थिर है, नहीं चल रहा है, तो इस पर बल कैसा लगा हुआ है? संतुलित बल। कैसे? हमने कहा कि हम एक कुर्सी रखी हुई, तीन बच्चे इसको मिलकर खींच रहे हैं, कुर्सी कहीं नहीं जा रही, तो उस समय जो बल लग रहा है, क्या बल नहीं लगाया जा रहा? बल लगाया जा रहा है, लेकिन वो वस्तु गति अवस्था में नहीं है। तो हम कहेंगे उस पर जो कुल बल है उसका जो परिणामी है वो क्या है? शून्य। अच्छा, बल कौन सी राशि? सदिश राशि। और चूंकि जो सदिश राशियां होती हैं अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तो क्या करते हैं? एक दूसरे को काट देती हैं, कैंसिल करती हैं। अगर एक वस्तु ये रखी हुई थी, हमने 10 न्यूटन का फोर्स बल लगाया, इधर खींच रहे हैं, और 10 न्यूटन का इधर लगा दें, तो ये कहीं नहीं जा रही, तो क्या इस पर बल नहीं लगे? दो बल लगे हुए हैं, F1 और F2 लगा हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं 10 इधर 10 इधर, इनका टोटल निकालते हैं तो कितना आता है? तो हमको क्या नजर आया? यहाँ पे कुल परिणामी बल को हम कहते हैं नेट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नेट फोर्स है वो हमारा कितना है? वो हमको नजर आता है 0 है। तो इसका मतलब जब नेट फोर्स कुल बल 0 होगा तो हम उसको कहेंगे वो बैलेंस फोर्स्ड है। कौन सा है? इस पर हम कहें 50 बल लगे हों, इधर खींच रहा हो, इधर खींच रहा हो, इधर खींच रहा हो, लेकिन जो नेट फोर्स हो वो अगर 0 हो जाए, जब भी हम कहते हैं नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स मतलब ये, ठीक है, जब ये नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स कितना हो? 0 हो, कितना आ जाए? 0। F नेट लगा दें। कुल बल कितना? कुल परिणामी बल अगर शून्य है तो वो वस्तु कैसे रहेगी? रेस्ट में रहेगी, विराम में रहेगी। क्यों? अगर ना चल रही हो तो हम कहते हैं वो विराम में है, रेस्ट में है। ठीक, कितने भी बल लगे हों, 50, एक मेज को 50 लोग खींच रहे, इधर उधर उधर हजारों बल लगे हुए हैं, लेकिन नेट बल अगर शून्य है तो कहीं नहीं जाएगी। इसी में अब देखते हैं, हमने कहा कि इस पर केवल मान लीजिए उस समय 2 बल लगे हुए थे, एक इधर 10 न्यूटन के बल से लगाकर खींच रहा था, दूसरा कोई छोटा लड़का होता न खींच पाता ज़्यादा बल से, ये 5 ही न्यूटन का लगाता, तो हम देखते 10 से 5 को घटाते कितना बचता है? हमको नेट बल प्राप्त होता है कितना? 5 न्यूटन। और हमको ये भी नज़र आ रहा है ये ज़्यादा लगा रहा था तो ये इधर की ओर जाने लगती, जिधर नेट बन रहा, तो नेट बल इधर बन रहा है कि इधर, तो हमको समझ में आया नेट बल की डायरेक्शन ये है।
तो ये वस्तु किधर की ओर गति करेगी, इस डायरेक्शन में जिधर की ओर नेट या कुल बल लगा हुआ है। तो यहाँ के लिए एफ नेट कितना आ गया, तो हमको यहाँ के लिए कितना नजर आता है 5 न्यूटन, और ये इधर जाने लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे नेट बल है, तो ये कैसा बल है, असंतुलित बल है। कैसा है, ये असंतुलित बल है। ठीक है, यहाँ कुछ भी होता है एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, असंतुलित बल होगा। तो असंतुलित बल क्या, जिसमें टोटल लगे कुल लगे बलों का परिणामी शून्य ना हो, तो कैसा बल होगा, असंतुलित बल होगा। और असंतुलित बल में वस्तु क्या करती है, गति करती है। ठीक है, गति करेगी। और कोई चीज गति करे और उस पर लगातार फोर्स लगाया जाए तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर बल चेंज होता रहे लगातार, कोई चीज़ रखी हुई अपने फोर्स लगाना चालू किया, वस्तु गति में आएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। और कोई चीज़ अगर शून्य से बढ़ना चालू करे तो कब बढ़ती, जब उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। बिना त्वरण उत्पन्न हुए वह वस्तु की चाल में परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक, तो हमको ये बात समझ में आ गई। इसी नियम से गैलीलियो का पहला नियम भी बना कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका मतलब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो कहने का मतलब उस पर नेट बल कितना है, 0। अच्छा, क्या कोई वस्तु गति अवस्था में है तो क्या उस पर बल लग रहे हैं, तब भी जरूरी नहीं कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। क्यों, क्योंकि नेचर का, प्रकृति का यह नियम है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहती है। नेचर का नियम क्या है कि वो केवल अपनी उस में चेंज का विरोध करती, परिवर्तन का। तो प्रकृति का साधारण सा नियम इतना है कि कोई वस्तु किस पोजीशन में है उसको उससे मतलब ही नहीं है। वो इतना चाहती है कि वो उस वस्तु में उसकी परिवर्तन, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। कोई चीज़ रखी है तो हमेशा रखी रहेगी अनंत काल तक, जब तक हम उस पर कोई वाह्य बल लगाकर उसको डिस्टर्ब ना करें तब तक वो गति में आएगी ही नहीं। अच्छा, कोई चीज़ चल रही, हमने गेंद को धक्का दिया, हम देखते हैं कि गेंद को हमने धक्का दिया और गेंद कुछ समय चलने के बाद रुक जाती है, तब हमको समझ में आता है ये कैसे हो गया। अगर गैलीलियो के नियम के हिसाब से कोई वस्तु चल रही तो रुक कैसे गई, तो यहाँ पे दूसरा कारण काम करता है। वो हमको समझ में आएगा जब हम लोग घर्षण बल पढ़ेंगे कि चल रही थी लेकिन जब ये आगे चलती है तो जमीन क्या करती है, इसको पीछे की ओर फोर्स लगाती है, जो उसकी सतह होती है वो घर्षण बल लगाती है। सबको सामने चिकनी फर्श होती है, वहाँ गेंद ज़्यादा दूरी तक जाती है, और खुरदरी ज़मीन हो तो कम दूरी तक जाएगी। जुते हुए खेत में गेंद को लुढ़का दें बहुत कम जाएगा। क्यों, तो इसका समझ में हमको क्या है कि उसका घर्षण जितना कम हो जितना ज़्यादा दूरी जाए। अगर घर्षण होता ही ना तो वो अनंत दूरी तक चलते ही रहती। अर्थात यही होता है आकाशीय पिंडों में कि अगर वो चल रहे हैं तो चलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो नेचर का क्या नियम है कि कोई वस्तु चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, और कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको डिस्टर्ब ना करें। और दोनों ही स्थिति में नेट बल 0 है। ठीक है, चल रही तब भी नेट बल 0 है, यहाँ भी नेट बल है लेकिन गति करेगी। क्यों, क्योंकि इस पर नेट बल कुछ है। नेट बल अगर 0 है तो विराम में भी हो सकती, गति में भी हो सकती थी। कंडीशन बाई कंडीशन की बात हम साधारणतः यहाँ पे जिस स्थिति में देखते हैं उसका अलग मतलब। ठीक है, तो नेट बल क्या करता है, किसी वस्तु को गति में लाता है या उसकी स्थिति को परिवर्तित कर देता है। अब कोई चीज़ चल ही रही उसमें नेट फोर्स लगा दे तो रुक भी सकती थी। तो हमको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद अगला प्रश्न ये बैठता है कि फोर्स हमने पढ़ लिए। फोर्स कई टाइप्स के होते हैं। एक फोर्स हम लोग पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स, फिर देखते हैं फोर्स को। एक हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बल। अब दो फोर्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कांटेक्ट फोर्स, इसको कहते हैं हम लोग संपर्क बल। कौन सा बल कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल इसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, असंपर्क बल। तो संपर्क बल
संपर्क बल वो होते हैं, जैसे हमको अगर किसी चीज़ को उठाना है तो मुझको उसके संपर्क में आएगा और मैं उसको वहाँ से उठा के उसकी स्थिति में क्या कर दूंगा, परिवर्तन कर दूंगा। बल की परिभाषा भी हो गया। और चूंकि इसके संपर्क में आए इसलिए कौन से बल हैं, संपर्क बल हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो क्या उनके संपर्क में उनको हिलाया गया, वो गिर गई। ऐसे किसी चीज़ को उठाते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। साइकिल चलाते हैं या कोई भी काम हाथ पाँव से करते हैं तो हम लगातार हाथ पैर को चलाते हैं इनको, क्योंकि इनमें क्या काम करती हैं, मसल्स काम करती हैं, पेशियां काम करती हैं, इसलिए इनको हम जो है पेशी बल कहते हैं। ठीक है, साइकिल चलाना, दौड़ाना, किसी चीज़ को धक्का देना किससे देते हैं, सब मसल्स के द्वारा। और चूंकि मसल्स को बनाया गया इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं, मसल्स के कारण, या हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेशी बल। तो संपर्क बल का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो गया, पेशी बल। ठीक है, पेशी बल उदाहरण साइकिल चलाना, पत्तियां गिराना, है ना, कुछ भी हो, जितने भी संपर्क में चीज़ें हों, साइकिल चलाना। तो ये कैसा उदाहरण हो गया, पेशी बल, संपर्क बल का। दूसरा बल हम कौन से पढ़ेंगे, असंपर्क बल। असंपर्क बल बहुत प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं जो उनके, देखो, ऐसा बल जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे लेकिन उसके संपर्क में ना आए। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। पहला देखो, इसको मैं ऐसे लिया हूँ और मैं ऐसे केवल छोड़ दूँ, नीचे धक्का तो दे नहीं रहा, केवल छोड़ दिया और ये लगातार नीचे जाने लगेगा, तो मुझको क्या दिखता है कि पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचती है। हमने पढ़ा साधारणतः, तो हम क्या देखते हैं कि अर्थ पृथ्वी चारों ओर अपना एक ऐसा क्षेत्र बनाए हुए है, उस क्षेत्र में किसी भी चीज़ को अपनी ओर क्या करती है, लगातार खींचती है। तो इसका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या वो पृथ्वी नीचे धरती माता हाथ निकल के ऊपर पकड़ती तो है नहीं। तो क्या न समझ में आता है कि इसका मतलब ये अपना क्षेत्र बनाते हैं और वहाँ से वस्तु को खींचते हैं। इसमें अट्रैक्शन, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। चूंकि द्रव्यमान के संबंध में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है, आकर्षण बल होता है। लेकिन अभी आवेश सब ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपटीशन में, वैसे पढ़ भी चुके हो, कंपटीशन क्लास चल रही। तो आवेश हम लोग पढ़े हैं, दो होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को भगा देते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि जब समान आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं तो रिपल कर देते, भाग जाते, विपरीत होते हैं तो आकर्षित हो जाते। क्या संपर्क में आए बिना ही तो इन पर फोर्स लगा। तो इसका मतलब हर आवेश अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, ये भी आवेश अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, दोनों की फील्ड लगती है तो आकर्षण अथवा रिपल्सन होता है। सेम होते हैं तो रिपल होते हैं, अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। तो असंपर्क बल में क्या होता है, फील्ड फोर्स बनता है। कौन सा फोर्स बनता है, याद रखिएगा आप लोग, इसमें कौन सा फोर्स बनता है, फील्ड फोर्स बनाते हैं। कौन से फोर्स बनाते हैं, इसलिए हम फील्ड फोर्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिनको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, अभी इनके बारे में अलग हम लोग पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। अभी आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कि न्यूटन साहब ने बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर डीपली क्लास लेनी तो मेरी क्लास 9 के सारे वीडियो पड़े हुए आप लोग उसमें देख सकते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता, अर्थात ब्रह्मांड के सारे पिंड भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और उन पिंडों के बीच लगने वाला वही जो आकर्षण बल है, जो कि आकर्षित कर रहे हैं, वो आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वो जब निकाल के आया तो कितना आया था, F = G, कैपिटल G ना, m1 m2/r², जहां आप पढ़ेंगे G की वैल्यू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होती है। G का मान जो होता है उसको कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे जब आएगा। दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, हम लोग पढ़ चुके। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल के बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कौन सा, वैद्युत बल। कौन सा बल पढ़ेंगे, वैद्युत बल। तीसरा पढ़ेंगे चुंबकीय बल। कौन सा पढ़ेंगे, चुंबकीय बल। अच्छा, इन दोनों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, हम लोग याद रखेंगे। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्यों, अगर मान लीजिए दोनों चार्ज प्लस प्लस है तब कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, भगाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को भगाएंगे। अगर एक प्लस एक माइनस है क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक माइनस दोनों सेम फिर हो गए, फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक, ये मतलब ये देखो, ये बनाने का मतलब क्या, एरो एक दूसरे को भगा रहे हैं देखो, और ये भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और ये भी एक दूसरे को भगा रहे हैं।
तो यहाँ भी हमको समझ में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। चुंबकीय बल में भी हमने चुंबक भी पढ़ा, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें भी क्या होता है? सेम कंडीशन, सेम पोल होते हैं। अगर समान ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षित करेंगे। इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिनको हम लोग नाभिकीय बल भी कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय बल क्या होता है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय बल हमारा क्या होता है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अच्छा, नाभिकीय बल वही सबको पता है कि हम जितना भी सबको पता है ना, तत्व किससे मिलकर बने हुए? तत्व किससे मिलकर बने हुए? अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अणु किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। तत्व किससे मिलकर बना है? अणुओं से मिलकर बना है। और अणु किससे मिलकर बने हैं? अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और परमाणु सबको पता है, बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ। इसको बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। और इलेक्ट्रॉन उनकी बाहर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते, ऐसे ना सबने पढ़ा था। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, चौथे में 32 होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। तो हमको क्या समझ में आता था कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जहाँ स्थित होते थे, हम लोग इसको न्यूक्लियस कहते थे या नाभिक कहते थे। तो इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते, बाहर इलेक्ट्रॉन। तो सामान्यतः इसको पूरे को हम लोग क्या कहते थे? परमाणु कहते थे। क्या कहते थे? परमाणु। ठीक है, तो हम क्या देखते थे कि परमाणु में इन पर प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता था, इलेक्ट्रॉनों पर माइनस होता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। लेकिन ये भी देखे थे कि इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती थी, प्रोटॉनों की भी उतनी होती थी, न्यूट्रॉन भी होते थे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो प्रोटॉन पर तो प्लस है, इनके नियम से प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो एक दूसरे भागते क्यों नहीं? इनके अंदर बंधे क्यों रखे हुए हैं? इसका मतलब इतनी छोटी सी जगह में भी इतने दो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटॉन सेम चार्ज के रखे हुए हैं। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था कि ये पूरा बंधा हुआ इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव, इसलिए ये एक दूसरे को आकर्षित करते। लेकिन इसके अंदर की कहानी तो भी है। प्रोटॉन सेम एक जैसे रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को भगाते क्यों नहीं? तो हमको समझ में आता कि वो इतनी कम दूरी पे रखे हुए हैं, जिनके कारण उनमें प्रतिकर्षण को छोड़कर इतना ज़्यादा प्रबल आकर्षण बल काम करता है। और चूंकि किसके अंदर है? नाभिक के अंदर है, इसलिए इसको प्रबल नाभिकीय बल भी कहते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम लोग नाभिकीय बल में 2 बल पढ़ेंगे। एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके अंदर आप लोग 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जिसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। और हमको समझ में भी यार हमने देखा कि तो इसका मतलब इनके किसके बीच प्रबल नाभिकीय बल लगता है? 2 प्रोटॉनों के बीच लगता है। और कितनी दूरी देखो हमने पढ़ी है, बहुत कम दूरी, मिली माइक्रोन सब पढ़े ना, नैनो पीको पढ़े, लेकिन पीको 10⁻12 बहुत कम दूरी होती। उससे भी कम दूरी जो फर्मी होती है, फर्मी कितनी होती है? 10⁻15 मीटर की दूरी। इतनी कम दूरी पे जब ये होते हैं तो इनके बीच प्रबल नाभिकीय बल काम करता है। लेकिन इससे थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो इनके बीच लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नगण्य हो जाता है, ना के बराबर। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल काम करता है किनके बीच करता है? 2 प्रोटॉनों के बीच करता है। इसी के कारण किसी भी नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच लगता है। ठीक है, इसी के कारण 2 प्रोटॉन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इसीलिए अच्छा, स्थिर ना होते तो क्या होता? पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ये इनके अंदर भी तो परमाणु है, तत्व है, तत्व अणुओं से मिलकर बना, अणु किससे मिलकर बना? परमाणुओं। और परमाणु में बहुत सारे प्रोटॉन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन है। और अगर कितना प्रबल प्रतिकर्षण लग रहा है, अगर उनकी दूरी ज़्यादा होती तो क्या होता? नगण्य होता। अगर उनके बीच मान लो प्रतिकर्षण ही लग रहा होता है तो क्या करते? एक दूसरे को रिपल करते हो, पूरा ब्रह्मांड विनाश, है ना? तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन कैसा लगता है? प्रबल आकर्षण बल लगता है। तो प्रकृति अपने हिसाब से चीज़ों को बनाई हुई, हम लोग केवल उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया? ये कितने पे काम करता है? 1 फर्मी, 1 फर्मी,
एक फर्मी में कैसा होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। कैसा होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। याद रखेंगे आप लोग, प्रश्न जब भी एनटीपीसी वगैरह में पूछ लेता है तो ये चीज़ें अगर आपको कॉन्सेप्चुअल याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो प्रबल आकर्षण बल काम करता है, और अगर एक से इसको 15 केवल गुना कर दिया जाए तो जो इनके बीच का आकर्षण बल है वो नगण्य हो जाता है। नगण्य मतलब शून्य हो जाता है, तब इनके बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं रहेगा। लेकिन किसी भी एटम की सामान्य अवस्था में वो इतने पे होते हैं कि वो प्रबल आकर्षण बल काम करता ही रहता है, ठीक है। इसीलिए इनके बीच स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं वीक। वीक मतलब मंद नाभिकीय बल, है ना, तो कमजोर नाभिकीय बल। तो लेकिन याद रखना कि सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। किसकी अवस्था में, वैद्युत बल की अवस्था में। वैद्युत बल से नाभिकीय बल पावरफुल होता है। इसमें कौन सा, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हम तीनों के रिलेशन भी लिखा देंगे, कौन कितना काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमको चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, दोनों के सूत्र अभी जब आगे आएगा तो हम पढ़ा देंगे कि जो चार्ज है, चार्ज के बीच कितना बल काम करता है ना। तो ये चीज़ें देख लेंगे। इसके बाद वैद्युत बल हो चुका कि नहीं, हाँ वैद्युत बल पढ़ चुके हैं। इनको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू कहते हैं। आवेशों के बीच जो बल लगता है इसको आप कूलाम के नियम से पढ़ेंगे। 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। जब अभी कूलाम का नियम पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा, ठीक। और गुरुत्वाकर्षण बल में आप लोग तो पढ़ेंगे ही, F = G m1 m2 अपान R²। इसको भी हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। चुंबकीय बल कितना लगता है ये लोग हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आराम से पढ़ते रहेंगे। चुंबकीय बल पढ़ोगे तो क्या होता है, इसको भी लिखना चाहो लिख लो। जब पढ़ाएगा FM मतलब F माइक्रोपोर्शनल पहले कर लो, F प्रोपोर्शनल I1 I2 अपान R²। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का मार्क, इसमें भी प्रोपोर्शनल G को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। इसमें भी 1/4πε0 को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे भी कि प्रोपोर्शनल को हटाते तो एक नियतांक लगाते हैं और इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ भी इक्वल का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1/4πε, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं। यहाँ पे जब रेस्टेड के नियम हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ तक ही हो चुका। इसके बाद देखो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, प्रबल नाभिकीय बल हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर देखो 2-3 बल और पढ़ लेते हैं। एक घर्षण बल पढ़ लेते हैं। देखो फिर अब देखो ये मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे लिखाता हूँ ना कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल को हम लोग कहते हैं, अगला क्या देखेंगे, घर्षण बल। और घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। घर्षण से स्पष्ट है कि किसी वस्तु को किसी पर घर्षित किया जाए। घर्षित कैसे मतलब रगड़ी जाए ना। तो घर्षण बल क्या होता है, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे या एक सतह पर कोई दूसरी वस्तु चलती, देखो एक स्थिर भी हो सकती है, जैसे अर्थ के सापेक्ष में लेते हैं। पृथ्वी पर कोई चीज़ लुढ़कती तो क्या पृथ्वी भी साथ में लुढ़कने लगती, नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो चीज़ें एक दूसरे के सापेक्ष लुढ़काई जाएँ तब दोनों गति में है। तो एक स्थित भी हो सकती है और एक गति में भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जब किसी एक सतह पर, मैं अर्थ के सापेक्ष ले लूँ कि एक सतह पर जब कोई दूसरी वस्तु लुढ़कती है तो उन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है। जो बल क्या करता है कि जो वस्तु गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में लगता है। और कोई वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगेगा तो सबको पता है वो क्या करेगा, या तो उसको रोक देगा या रोकने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में लगा हुआ है। एक सतह है, इस सतह में गेंद जो है ऐसे इधर की ओर चल रही है तो जो घर्षण बल है वो ऐसे काम करेगा। मान लीजिए 10 न्यूटन के बल से लग रही है और ये 5 ही न्यूटन का लग रहा हो तो क्या होगा, गेंद 5 न्यूटन से आगे जाएगी। अगर मान लीजिए ये 10 न्यूटन लगा हो ये भी, तब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ये केवल 5 ही लगाया हुआ तब भी गेंद स्थित है। 6 कर देंगे तब भी, 7 कर देंगे तब भी, 8 कर देंगे तब भी, 9 कर देंगे तब भी, 10 कर देंगे तब भी, ऐसे रहेगा। अब दोनों जब बराबर हो गए, अब इसके बाद थोड़ा भी लगा देंगे तो ये ऐसे चलना
चालू कर देगी। तो हमको एक कंडीशन ऐसी समझ में आती है। तो इसका मतलब घर्षण बल दो प्रकार का हो सकता है। एक कैसा कि एक ऑटो खड़ा होता है रोड पे, हम लोग धक्का देना चालू करते हैं, पहले नहीं चलता है, फिर एक आदमी को और बुलाते हैं, 2 लोग हो जाते हैं, तब बल लगाते हैं। हो सकता है कुछ समय बाद जब ज़्यादा बल बढ़ाते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उस पर चलना चालू कर देता है, सतह पर फिसलना चालू कर देता है। तो इसका मतलब घर्षण बल क्या होता है, जब किसी एक सतह पे कोई दूसरी सतह क्या करती है, गति करती है, तो उस गति करने की विपरीत दिशा में क्या करता है, घर्षण बल लगता है, जो उसकी गति करने का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, गति करने का क्या करता है, विरोध करता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला स्थैतिक घर्षण बल, ये हमेशा भी स्थित होता है। स्थैतिक घर्षण बल जैसे कोई चीज़ जब स्थिर हो, ऑटो खड़ा हुआ था, धक्का दे रहे थे तब भी नहीं चला, और दिए तब भी नहीं चला, बढ़ाते गए, एक ऐसा समय आया कि वो लुढ़कना चालू कर दिया। तो जब तक वो स्थिर है तो हम क्या देखते हैं, एक मैक्सिमम पोजीशन आती, अब लगा दी, अब उसके बाद थोड़ा भी लगाएंगे तो वो गति में आ जाएगी। तो वो उसकी लिमिट होती, सीमांत। ठीक है, वो क्या होती है, उसकी सीमांत पोजीशन होती है। स्थैतिक घर्षण बल की क्या होती है, सीमांत। हम कहेंगे उसको सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, वो उसकी क्या होती, आखिरी अवस्था होती है। इसके बाद दूसरा होता है गतिक घर्षण बल। अब वो वस्तु चलना चालू कर दे देगी तो क्या घर्षण बल नहीं लग रहा है, अभी भी लग रहा है। ठीक है, गतिक घर्षण बल, गतिक। लेकिन याद रखना कि कभी कभी हम क्या देखते हैं, कोई चीज साइकिल चल रही, तब चला उसको उतनी स्पीड में चलाने रहने के लिए हमको कम मेहनत करनी पड़ती, फोर्स लगाना पड़ता। लेकिन रुकी हो फिर चलाना पड़े तो हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती। ऐसे ही जब तक ऑटो नहीं चला था, एकदम चलने वाली अवस्था में हो गया, अब फोर्स लगाएंगे चल देगा, लेकिन चल दिया तो जितना फोर्स हम उस समय लगाए थे चलाने के लिए उतना नहीं लगाना, अब हमको हल्के धक्का देते जा रहे, वो चलती जा रही। इसका मतलब जो गति कर रही उस समय जब बल लगा रहे हैं तो स्थैतिक सीमांत स्थैतिक घर्षण जब बल होता है उससे कम लगाना पड़ता है। इसका मतलब गतिक घर्षण बल क्या हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक कि हमको समझ में आता है। इसमें गति वस्तु गति नहीं करती और इसमें वस्तु क्या करती, गति करती। एक किसी में और आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि लोटनिक घर्षण बल क्या होता है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल क्या होता है, लोटनिक घर्षण बल, इसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। बस किसी भी कोई गोल चीज उस पर लुढ़कना चालू करे जैसे गेंद, ठीक, तो वो कौन सा बल कहलाएगा, लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। चलो ना मिटाएं, अगला देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे घुमाना चालू करते तो हम क्या देखते हैं, वो हम यहाँ से एक वाह्य बल दे रहे होते और वो ऐसे ऐसे गति करता है। अर्थात जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो हम उस पर एक बाहर से बल लगाते हैं, ये ऐसे ना। तो देखो गैलीलियो के नियम से कोई वस्तु अगर सरल रेखा में चल रही तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक हम कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसको डिस्टर्ब ना करें। अभी देखो सारे नियम होंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया का। ये मान लीजिए ये अर्थ है, इसके सामने चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो ये ऐसे ना, तो क्या होता है, उनके नियम से सरल रेखा में ऐसे गति करना चाहिए, लेकिन हम इस पर देखो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ये ऐसे ही फिर यहाँ आ जाता है, फिर इस पे ऐसे ये इधर जाता है, लेकिन इस पर फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है लंबवत, ये इसको इधर मोड़ता है, फोर्स लगने के कारण त्वरण भी लगता है। और इस त्वरण की वैल्यू कितनी होती है, v²/r होती है। इस पर जो त्वरण काम करता है वो कितना होता है, v²/r। r क्या होता है, ये इनके बीच की डिस्टेंस होती है। और देखो ये फोर्स किधर की ओर काम करता है, हम देखते हैं हर बार फोर्स इस पर लंबवत लगा है और ये किधर की ओर काम कर रहा है, जो ये केंद्र है इसके केंद्र की ओर लगातार एक फोर्स लग रहा है, ये बल। इस बल को मान कितना होता है, ये जिसका जितना द्रव्यमान है mv²/r होता है। कितना होता है, mv²/r। तो हम देखते हैं हमेशा लंबवत केंद्र की ओर काम करता है। तो हम कहेंगे अभिकेंद्र बल। अच्छा कैसे प्राप्त होता होगा, ये हमको पता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो अगले वस्तु को खींचता है, ये भी इसको खींचेगा तो प्रबल इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो ये अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त करता है, इसके गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त करता है, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन हमको समझ में आया कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उस पर केंद्र की ओर उन्मुख है ना,
केंद्र की ओर उन्मुख एक बल लगता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो क्या, जब कोई वस्तु क्या करती है, जब कोई वस्तु क्या करती है, बोलो, वृत्तीय पथ पर, है ना, वृत्तीय पथ पर गति करती है, गति करती है, तो केंद्र की ओर उन्मुख, है ना, लिख लो, उन्मुख एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमने बता दिया। त्वरण कितना होता है? F बराबर mv²/r। ठीक, जहाँ a बराबर क्या था? v²/r। अभी जब न्यूटन का नियम पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा नियम F बराबर ma होता है, जहाँ a क्या है? त्वरण है, और इसकी वैल्यू ही तो यहाँ पे आई v²/r, जो हमने रख दिया। ठीक, तो ये अभिकेंद्र बल होता है। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वो कितने पाथ में उसकी त्रिज्या कर रहा है, r उसकी त्रिज्या है, v किस वेग से गति कर रहा है, और a क्या है? उसमें उत्पन्न त्वरण है, पिंड का वेग v है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। और m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक, तो इसके बाद आप लोग का मतलब भर का हो चुका है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस बुक में किया था, तो आप लोग किस बुक को बताएंगे? प्रिंसिपिया बुक में किया था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे इसके बाद आप लोग अगला पढ़ेंगे कि जैसे किसी, ऐसे ये सब टॉपिक बाद में आएगा तो हम लोग पूरा पढ़ ही लेंगे। बल का गुणनफल कितना है? तो F बराबर कितना होता है? ma होता है। इसके बाद आज का आप लोग का मतलब भर का हो चुका है। घर्षण बल हो गया, सारे टॉपिक हो गए हैं, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करा देते हैं। फिर अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में जितने भी प्रश्न आएंगे आपका नहीं छूटेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अच्छा हाँ, चलिए एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। इसी में एक बल और काम करता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। नहीं तो कहोगे सर एक तो छूट ही गया था, क्योंकि उससे भी 2-3 प्रश्न आपके जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहते हैं। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल कर, अपकेंद्रीय, इसको कौन सा बल कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। इसका क्यों, ये एक छद्म बल होता है, छलावा बल कहते हैं, छद्म बल। जैसे कोई वस्तु की किसी वृत्त के केंद्र ना जैसे गति करती है, तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल का हमें अनुभव होता है, उस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस बल के केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इस बल से क्या होता है। देखो, इस बल से दूध से क्रीम जो निकलती है, किसके कारण निकलती है? अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका मतलब होता है दूर हटाना ना। जब भी दूर हटती, जैसे दूध से क्रीम कैसे निकलेगी? जब उसे दूर हटेगी। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े जब धुलते हैं तो कपड़े गंदे, वॉशिंग मशीन क्या करती है कि उसके अंदर कपड़ों को बाहर फेंकती है, जो उसकी गंदगी को भी बाहर फेंकने का क्या करती है? काम करती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो किसका काम करती है? वॉशिंग मशीन भी। वॉशिंग मशीन से जो कपड़े धुले जाते हैं, किस सिद्धांत पे धुले जाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। दूध से जो क्रीम निकलती है, किस सिद्धांत पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो आप लोग इसमें इसी से पढ़ लेंगे कि जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन ही केवल लिख दिया क्या? वॉशिंग मशीन से कपड़े इसी सिद्धांत पर साफ होते ना, इसी सिद्धांत पर साफ होते। ठीक है, साफ। तो आप लोगों इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है, ये आपको याद होना चाहिए। एक मैं रिलेशन लिखाए दे रहा हूँ, वो लिख लेना। प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है? 10⁻38 गुना होता है। ये हम लोग लिख लेते हैं। प्रबल नाभिकीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है? तो जो प्रबल नाभिकीय बल है, प्रबल कभी कभी पूछे तो आपको याद होना चाहिए। प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से
10 की घात 38, सोच लो कितने गुणा, जीरो करा लोगे पता नहीं चलेगा, गिन नहीं पाओगे, इतने गुना होता है। ठीक है, इतना गुना होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल से 10 की घात 2 है ना। इसके बाद याद रखना, विद्युत चुंबकीय बलों से 10 की घात 2 गुना व कमजोर नाभिकीय बलों से 10 की घात 13 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसके अलावा जो हमने 2 पढ़े थे, एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, स्ट्रांग वाला 10 की घात 38 है ना। किससे होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम Fg से कहें, इससे ये इतना गुना होता है। कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। कितने गुना? 10 की घात 38 गुना। और जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बलों से 10 की घात 2 गुना। याद रखिएगा, जो वैद्युत बल होते हैं उनसे 10 की घात 2 गुना, मतलब 100 गुना ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ना, मंद नाभिकीय बल, उनसे भी 10 की घात 13 गुना ज़्यादा। इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से सारे बल ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन मजबूत होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स से। वीक न्यूक्लियर फोर्स मंद नाभिकीय बल से कितना गुना होता है? 10 की घात 13 गुना। ठीक, इनसे भी कितना होता है? 10 की घात 13 गुना। तो मैं इनका एक रिलेशन बनाऊं तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि इनकी सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा बल है? प्रबल नाभिकीय बल। तो इसको हम ऐसे लिख दें, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, SNF कर दें। तो इसका मतलब SNF जो है सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद वीक है, क्योंकि ये भी जो है 10 की घात 13 है ना, विद्युत बल से भी मजबूत है। तो इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको WNF कर दें। फिर वैद्युत बल को इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दें, EF। फिर गुरुत्वाकर्षण फोर्स को हम क्या लिख दें? GF, है ना, वो वाली GF नहीं। तो कहने का मतलब ये, अगर हम इसको 1 माने तो इसका 10 की घात 2, क्योंकि इससे 100 गुना है। तो ये कितना हो गया? 1 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम 1 मान रहे हैं इसके संबोधन में। तो ये 10 की घात 13 हो गया। नहीं, 10 की घात कितना हो जाएगा? ये 10 की घात 25। तो ये 10 की घात 25 हो जाएगा ना। ये 10 की घात 38। हमने देखा कि ये 10 की घात 38 है। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 गुना है। और इससे देखो 25 13 तो हुआ है ना, 13 गुना, तो 10 की घात 13 हो गया। और वैद्युत बल से कितना है? 10 की घात 2 गुना। ठीक है, लेकिन देखो ये भी इससे बहुत ज़्यादा है। देख लो वैद्युत बल, तो वैद्युत बल बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की ढेर सारों शुभकामनाओं के साथ लेखपाल बनिए। वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है, जो लोग पहले के बच्चे हों अपना एग्ज़ाम दें, वो निकालें। बाकी RRB ग्रुप डी का क्या फैसला आता है वो तो सजेशन चल ही रहा होगा, आप लोग दे भी रहे होंगे। तो उसका जो भी नतीजा आता है, हम लोग का काम क्या है? मेहनत, क्योंकि संस्थाएं जो करेंगी मान्य होगा, हम लोग को करना पड़ेगा। बाकी बच्चे डटे हुए हैं। और NTPC CBT 2 में भी अब बच्चों का भी चांस, मतलब उम्मीद, पूरे आसार हैं कि हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा, वो भी अपनी तैयारी करते रहें लगातार। बेहतर तैयारी जो नतीजा अच्छा देगी सभी को। इसी के साथ शुभ रात्रि।